हसीब साहब मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कर रहे हैं, ये कहाँ से ख्याल आया आपको? ये सर मोटिवेशनल स्पीकिंग एज सच तो वैसे तो नहीं होता कि जी किसी को मोटिवेट करना है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि कुछ ना कुछ बातें इस तरह की अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के साथ अगर यंग जनरेशन के साथ गपशप लगाएं तो उनको आजकल डिप्रेशन उनकी जिंदगी का बहुत हिस्सा है कि जी डिप्रेस हो जाते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं होती, तो उनको फिर हम अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं कि जी हमारे साथ भी ये हुआ था। और हम जिंदगी तो चलने का नाम है, लेकिन सर चलते गलत गल आप पतले और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं यार, मगर वैसे फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली मैं इनको सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि अगर हम ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी इज जस्ट लाइक दिस। तो ईसीजी का मतलब आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव है, तो इसका मतलब है कि जिंदा है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब है कि इंदा लिल्ला हो गया, खत्म हो गई जिंदगी। तो आपने अपने आप को अगर एक ही जगह पे ठहराई रखेंगे तो इसका मतलब है कि डेड। एज ए टीचर भी यही कॉन्सेप्ट था कि लोगों की कोई ना कोई वैल्यू ऐड की जाए उनकी जिंदगी में। तो उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते करते जहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने सुना, उन्होंने आगे कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि जी आए इनका एक सेशन रख लेते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि 5-6 साल हो गए जस्ट मोटिवेटिंग पीपल, जस्ट एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ। तो अच्छा लगता है। सबसे कॉमन चीज आपको क्या सुनने को मिलती है जो कंप्लेन होती है इन लोगों की? एक तो लोग क्या कहेंगे, नंबर वन कंप्लेन, लोग क्या कहेंगे? बच्चे आते हैं कि जी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम डॉक्टरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी अम्मा की ख्वाहिश है या अब्बा की ख्वाहिश है। तो मैंने कहा आपकी क्या ख्वाहिश है? तो वो उनकी अपनी ख्वाहिश जो है वो शायद पूरी नहीं होती। और फिर 20 साल के बाद या 20 साल नौकरी करने के बाद 35-40 में आकर वो फिर अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं और वो कहते हैं कि चले अम्मा अब्बा की ख्वाहिश तो पूरी होगी, अब मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारूंगा। तो पहले ही आप अगर अम्मा अब्बा को समझा दे कि जी, मगर अम्मा अब्बा नहीं समझते, लेकिन माँ बाप को जिद नहीं करनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल ठीक कह रहे, जिद का तो बात बिल्कुल है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी जो है वो 3 P पे गुजरती है, आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रोफेशन और आपका पैशन। तो अगर तो ये 3 P's आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग। और अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन है तो यू आर एट द बेस्ट। सर मेरे बेटा मैनू मैं सुन कहंदा कि मैं नहीं पढ़ना, मैनू चढ़िया गुस्सा, फिर मैं कहा ठीक है मैं तेन काम ते पा देना। और माशाल्लाह 4000 रुपया लै गया महीने में। अपने बेटे की नहीं, अपने अब्बू के बेटे की कहानी सुनाई। अच्छा, तो ये 3 P's जो हैं, ये 3 P's मतलब मैंने अपने कॉन्सेप्ट बनाया था कि जी एक आपकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन दैट यू हैव, ऑन द बेसिस ऑफ द पैशन दैट यू हैव। तो अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए, जुनून बन जाए, तो मुझे लगता है कि आपको सारी जिंदगी कहीं ना कहीं आपको काम नहीं करना पड़ता, यू लव व्हाट यू डू। और तीसरा P आपने बताया था वो है पर्सनालिटी, प्रोफेशन एंड पैशन। पर्सनालिटी, प्रोफेशन एंड पैशन, ये हैं। आप एग्री करती हैं अफसा इससे? काफी हद तक, क्योंकि एक तो मैंने पढ़ा हुआ भी साइकोलॉजी और मैं बनना भी वही साइकोलॉजिस्ट चाह रही हूँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, उनकी बातें बिल्कुल सही है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि काफ़ी दफ़ा वो दुनिया से बचाने के चक्कर में वही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। वो दूसरों को खुश करने में अपने बच्चों को उदास कर देते हैं। उनको यही समझाना पड़ता है ज़्यादातर पेरेंट्स को कि आप के लिए आप तब कब खुश होंगे जब सोसाइटी खुश होगी, आपके जब बच्चे खुश होंगे। और बच्चों को फिर ये समझना होता है कि उनको भी अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझानी होती है, क्योंकि एक जनरेशनल गैप आ जाता है, कॉन्वर्सेशन होना मुश्किल होती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर दोनों साइड्स विलिंग हो, इम्पॉसिबल नहीं होती। एक और चीज, पेरेंट्स को खुद समझ नहीं आता कि वो बच्चों को क्या कहें। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, जब मैं हमेशा समझाता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसको सबसे पहले माँ बाप प्यार करना सिखाते हैं। जब वो प्यार करना सीख जाता है तो फिर पेरेंट्स कहते हैं मैं तेरी लत्ता बांध देनी है, तू प्यार की कर। आप उनको बचपन से लेकर आप तक आप उसको सिखा रहे हैं और उसके बाद आप उसको कहते हैं कि तुम प्यार नहीं करना। इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी एम्बिवलेंस आ जाती है इस चीज़ में। मतलब कि पसंद की शादी करो, ये करो, सब कुछ करो, लेकिन पसंद अगर किसी को कर लिया तो पूरा घर सर पे चढ़ जाता है। एक और चीज मैंने एक और चीज बताई हमारे अपने हिसाब से कि आपको अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनानी होती है। प्रायोरिटीज है कि आपकी जिंदगी में जो सबसे पहले आया है उसकी प्रायोरिटी है। सबसे पहले आपकी जिंदगी में पेरेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके बहन भाई हैं। नंबर 3 पे आपकी फैमिली है, शरीका। नंबर 4 पे आपके दोस्त हैं। और नंबर 5 पे आते हैं जानू मानू, मेरे जानू ने थाना थाया, कि वो वाला जानू। तो आपके साथ हमारे लिए ये जो 5 है, लेकिन जब हमें प्रायोरिटी हमें पेरेंट्स बुलाते हैं तो हम 5वें वाले के पास चले जाते हैं और हम समझते हैं कि अब्बा अब्बा तो इधर ही रहेंगे, ये जानू निकल गई थे काम पर, बड़ा खराब हो जाना। तो हमारे लिए ये कॉन्टेक्स्ट करना, देखना है, प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जिंदगी में पहले है हमें उसको प्रायोरिटाइज करना। अजीब साहब, आपके जो एनालिसिस किया है इसके मुताबिक जो आखिरी 5वें नंबर वाली हैं
वो तो बहुत इससे डिसएग्री करेंगी। जी बहुत, क्योंकि वो तो बदल सकती है जी, वो तो इधर उधर जा भी सकती है। अम्मा अब्बा तो लेकिन ऐसे जाते हैं, अम्मा अब्बा तो वही रहेंगे। आज आपकी जानू मानू है, कल कोई और जानू मानू बन जाएगी, फिर क्या करेंगे? सर इसके अंदर एक फ्लिप साइड भी है कि वो अब जानू मानू अगर आपसे परमानेंट हो जाएं हाँ, वो तो फिर सर वो फिर और डिफरेंट है सर। वो तो फिर आपकी एक अलग कहानी, फिर आप उस फील्ड में आ जाते हैं कि आप पेरेंट्स बन जाएंगे, फिर यू विल बी देयर एट नंबर 1 प्रायोरिटी अपने बच्चों के लिए, और आपके लिए फिर आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हो जाते हैं। तो अच्छा। वो तो एक अल्टीमेट। लेकिन मैं एक स्टूडेंट से जो आप 10 साल से लेकर आप आगे बच्चे जाते हैं 30-40 इयर्स तक, आप देख रहे होते हैं कि आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं और आपके वालिदैन किस तरह बूढ़े हो रहे हैं। हमारे लिए होता है कि मुझे काम ज्यादा है, इस वजह से मैं पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहा, या मेरे साथ कोई इस तरह की सिचुएशन है कि मेरे पास और बहुत से लोग हैं जिनको टाइम देना है, अम्मा अब्बा को बाद में टाइम दिया जा सकता है, तो उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम उसको प्रायोरिटाइज किया। प्रायोरिटी करनी होती है। लेकिन एक ये भी है कि हमारा कल्चर भी कलेक्टिविस्टिक है, तो इसके अंदर हम लोग सोसाइटी और फैमिली को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं। इंडिविजुअलिज्म कहीं खो जाती है। जो इंसान अपना बनना चाहता भी है ना, वो काफ़ी दफ़ा उसको सैक्रिफाइस कर देता है कि पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, घर के लिए, बहन भाइयों के लिए। तो एक बैलेंस मेंटेन करना नेसेसरी होता है कि आप अपने काम करो, ज़रूर करो, पैशंस परस्यू करो, लेकिन बैलेंस भी रखो, सुन लो उनकी बातें, घर पे भी टाइम दें, क्योंकि इवेंचुअली बात ये है कि उन्होंने सारे वक्त तो आपके साथ नहीं रहना है। हमारा ऑन भी ये सीखना चाहता है, ये भी अच्छा डांसर भी है, कोशिश तो बड़ी करता है। तो इसकी कितनी फीस होगी, या इसे माफ़ कर दें? लेकिन अगर वो सीखना चाहें तो फीस तो मैं दे दूंगा, मेरा तो भतीजा भी है, छोटा भाई भी है, तो अच्छा। नहीं आप इसे सिखा देंगे? ऑफ कोर्स, आप सीखना चाहेंगे सर? और उसके साथ आप फ्री, आपने भी आना होगा साथ, तो वो सर भी मैं इन्होंने सीखना, मैं इन्होंने सिर्फ फ्री होना है। कोई फ्री वही यही था, मोटिवेशन यही थी। हाँ कि फ्री होना। वैसे ऐसे भी कैरेक्टर्स आते हैं क्लासेस के अंदर, बड़े इंटरेस्टिंग से आते हैं, जो मतलब छोटे बच्चे भी आएंगे, वुमेन जो 30-year-old वुमेन मैरिड भी होंगे काफी। एक तो एक फादर आए थे, अपनी बेटी को शादी पे सरप्राइज देना चाह रहे थे। अच्छा, बड़ा क्यूट था, और उन्होंने कहा था कि उसको पता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, प्लीज नहीं बताएगा। तो मैं काफी खुश हुई थी। मैं कोशिश मेरी यही कि डांस का जो बना हुआ एक टैबू सोसाइटी के अंदर, उसको डिस्टिग्मेटाइज किया जाए। इट्स इन दी एंड एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट, अगर उसको आप उस तरीके से देखें। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर उसको टैबू या वल्गैरिटी की तरफ देख लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ आर्ट, और बहुत देर से आर्ट के तौर पे आ रहा था। नहीं कोई ऐसा बंदा जो तुझे 3 घंटे सिखाया, बाद चो आके के क्या हो पाए ताड़े वास्ता कम नहीं। हाँ वैसे ये भी होता होगा, या कोई टेस्ट वगैरह लेती हैं आप? नहीं, आई थिंक एनीवन कैन डांस। आपने बस अगर एफर्ट डाली हुई है, अगर आप कमिटेड हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी लिमिटेशन इंसान की वो खुद होते हैं, और कोई नहीं होता। अगर आप खुद को कह देना कि मैं नहीं कर सकता ये, आपने अपने आप को उधर उधर ही प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट सब रोक दिया है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं यार मैंने कोशिश करनी है, मेरी सबसे बड़ी फियर जो है वो है कि मैं इम्प्रूव करना छोड़ दूँ। मेरी 0.01 भी प्रोग्रेस होती रहे ना, मैं खुश हूँ। पर जहाँ पे मैं रुक गई, उधर मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन मेरी जिंदगी के वास्ते पे सबसे बेस्ट डांसर ओन अली है। अच्छा अकरम राई दे गाने ते डिस्को डांस कर लेंदा। अच्छा वैसे अब आपस की बात है, आपकी जिंदगी कौन सी को बहुत बड़े कोई वर्ल्ड डांसर की जिंदगी है जिसने कोई इतना को वो किया होगा? सर मैं देखा है, मैं मतलब ठीक है आपका कोई वो रिलेटिव है और आपका एक फैसलाबाद का कनेक्शन भी है, लेकिन जान है जी। आप मतलब क्या उसको पेश करना चाह रहे हैं? बस सर ये मैं अभी देखे थोड़ा सा करके भी आपको दिखाया। हाँ, क्या पता हिडन प्लीज कैरी टैलेंट ऑन जटा। तो मजाक कर रहे हैं, मुझे डांस आता है। आता है तो वही बात ना। इसने विन भी किया हुआ है। सर कराची में एक डांस कंपटीशन हुआ था प्राइवेट चैनल पे, और उसमें जजेस थे फैसल कुरैशी साहब, मोहम्मद राना साहब, रेशम जी उसमें थी। तो मैंने उस कंपटीशन को विन किया है। तो आप भी को बताइए अपना कोई डांस कौन सा आपको पसंद है, कोई फॉर्म का बताइए। मुझे भी हिप हॉप ही पसंद है। हिप हॉप ही ना, ज्यादा पॉपिंग एंड लॉकिंग और ये सारी चीजें आ जाती हैं। मजे का स्टाइल होता है। पॉपिंग एंड रॉकिंग, ये भी क्या कोई स्टाइल है? ये बेसिकली हिप हॉप के अंदर पॉपिंग एंड लॉकिंग होती है। जैसे पॉपिंग एंड लॉकिंग या रॉकिंग? लॉकिंग, ओ सॉरी, अच्छा। लॉकिंग के अंदर होता है जैसे ये लॉक आपका आया है, हाँ। ये लॉक, और पॉप के अंदर आपका जैसे अच्छा बॉडी मूवमेंट दैट गोज आउटवर्ड। मैं एक दिन पॉपिंग की थी तो मेरे घर वाले ने ताला ला के लॉकिंग कर दी। तो आप भी पॉपिंग लॉकिंग या कुछ और? हिप हॉप में ये जो hip-hop की बात कही terms बिल्कुल है। सही। जो हिप हॉप करता है ना उसके लिए बाकी फॉर्म्स भी इजी हो जाते हैं। इजियर हो जाते हैं, एक्चुअली दैट्स ट्रू। वो कर लेता अच्छा। है। क्योंकि मैं सारे, मुझे कोई हाँ मसला जी। नहीं होता, आप किसी भी चीज को पिक कुछ कर भी सकते कर हैं, सकते क्योंकि हैं। उसी की सारी जो मैकेनिक्स होती है ना वो हर डांस में जारी होती है। ओए होए होए। डिसिप्लिन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वेव्स आ बिल्कुल, जाते हैं, हर चीज। तो ये सिंगिंग का शौक तो हमें पता है कि आपके भाई भी सिंगर हैं और खानदान में सिंगर बहुत है, तो ये डांस का शौक आपको कहाँ से हुआ? मुझे डांस का शुरू से ही था, कितना को शुरू से? बचपन से। अच्छा बचपन में से, मतलब ठीक है। स्कूल भी दाखिल डांस बेस से ही हुआ ऐसे। हाँ तो बचपन से मैंने डांस और
एक्टिंग का ही सोचा हुआ था। अच्छा, तो ये सिंगिंग का कहाँ से टीका लगवाया? सिंगिंग का सर सीन ये है कि हमारे घर में रियाज सबका ही जारी होता ठीक है, है कि जब सब बैठ के बच्चे रियाज करते रहते। ठीक है। लेकिन मेरा जो पैशन था वो डांस और एक्टिंग ही था, लेकिन वो साथ साथ फिर सिंगिंग करनी ही पड़ी। फिर ये जब नचले में गया ना, वहाँ पे फिर टैंगो, स्लो मोशन फॉर्म्स आई, तो फिर वो अच्छा, ये आप ये तमाम चीजें भी कर लेते हैं, स्लो मोशन में वो चलना और वो? जी पूरा गाना हमने स्लो मोशन में किया था। अच्छा, और फिर एक कंटेम्प्रेरी भी हमने वहाँ पे परफॉर्म, Interesting. सारी फॉर्म्स मैंने की। That's good. तो बड़े अच्छी बात मैं तो ये वाले डांस का कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ बुर्रा